हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट 3। दो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है। यूनियन लेजिस्लेचर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए 3 वीडियो लग रहा है। एग्जीक्यूटिव में भी 2 वीडियो लगा था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, स्टेट वाला है जो स्टेट मशीनरी जैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है, वो सब एक वीडियो में हो जाएगा। लेकिन ये यूनियन वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए 3 वीडियो लग रहा है। 2 वीडियो पिछला में अपलोड हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद प्री आपका प्रॉब्लम नहीं बनेगा। मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ, प्री का जितना भी क्वेश्चन आया है मैं प्रीवियस ईयर के साथ सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ कि इससे बाहर से स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आएगा, सिर्फ करंट अफेयर में आपको फोकस करके रखना है। ठीक, देखिए यहीं से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ देखिए बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए प्री का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, प्री का क्वेश्चन में साथ साथ ही सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, बहुत सारा प्री का जितना भी क्वेश्चन आया है वहाँ से सिर्फ 2024 वाला क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, देखिए बजट बही खाता, बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीव एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फ्यूचर में जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका बजट पेश किया जाता है। ठीक है, प्रिपेयर बाय द कौन प्रिपेयर करता है? बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो आपका मामला है ना, रेवेन्यू किस में रहता है? रेवेन्यू जो रहता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी जो आता है ना वो रेवेन्यू के अंडर में आता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के। लेकिन बजट जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। रेवेन्यू से रिलेटेड मतलब बजट वगैरह में आता है ज़्यादातर रेवेन्यू वर्ड, इसलिए देखिएगा ज़्यादातर बच्चे वो गलती करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जब आता है तो वो सही कर देते हैं वो वाला स्टेटमेंट। लेकिन बजट कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। याद करके रखिएगा। कौन प्रेजेंट करता है लोकसभा में? देखिए फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। कब प्रेजेंट करते हैं? देख फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ठीक है, हर साल का फरवरी का 1 तारीख को लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। पहले देखिए रेल बजट जो था वो अलग था, लेकिन 2017 में इसको मर्ज करके जनरल बजट के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। किसके रिकमेंडेशन से? विवेक देबराय कमेटी के रिकमेंड से। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विवेक देबराय कमेटी। ठीक है, इतना ही सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वही चीजें याद करिए, प्री का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए ये तो गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ है, गलत हो गया। इसे देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं, वन वाला दो एलिमिनेट, 50-50 आ गया। ठीक है, 50% चांस आ गया कि 50-50 या तो देखिए दो दोनों में है, दो दोनों दो तो एकदम करेक्ट है। ये पता चल गया कि दो दोनों में आंसर है, बचा हुआ है आंसर में। देखिए नो मैटर नो अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब हम लोग फंड पढ़ेंगे, फंड अभी मैंने नहीं पढ़ा है, फंड जब पढ़ेंगे तो फंड में ये स्टेटमेंट, पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के बिना कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, लेकिन पब्लिक अकाउंट का फंड जो होता है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, यहाँ पे भी देखिए पार्लियामेंट लिखा हुआ है, पब्लिक अकाउंट का गवर्नमेंट के ऑर्डर से। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, पार्लियामेंट के ऑर्डर से नहीं। यहाँ पार्लियामेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के एक्शन से। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो ओनली 2। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, आफ्टर द स्पीच इट्स लेट डाउन इन द राज्यसभा। ठीक है, स्पीच के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। देखिए नो पावर टू वोट। ठीक है, कैन ओनली डिस्कस, राज्यसभा में सिर्फ डिस्कस किया जाता है। राज्यसभा का कोई पावर नहीं है चेंज करने का या फिर कुछ भी करने का। ठीक है, बजट में जो भी होगा उसको सिर्फ डिस्कस कर सकता है, राज्यसभा के हाउस में डिस्कस किया जाता है उसमें। ठीक है, और कोई भी वोटिंग का पावर नहीं है राज्यसभा के पास, याद करके नो वोटिंग पावर। ठीक है, पावर टू वोट। उसके बाद देखिए जनरल डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट डिस्कस द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द बजट, चार्ज एक्सपेंडिचर इज डिस्कस्ड। ठीक है, हाउस आर एडजर्न फॉर 3 to 4 वीक। ठीक है, 3 से 4 वीक के लिए हाउस जो होता है एडजर्न होता है। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट अप्रूव। ठीक है, ये सब आपको क्या रखना है? देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये क्रोनोलॉजी आपको याद करके रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए राज्यसभा में सेंड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्कशन होता है और बजट के ऊपर डिस्कशन होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद देखिए हाउस का एडजॉर्नमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कमेटी स्टेज में भेजा जाता है। देखिए डिमांड फॉर मिनिस्ट्री आर रेफर टू 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ये पिछला वीडियो में मैंने बताया, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन दिस डिमांड। ठीक है, जो भी डिमांड मिनिस्ट्री करते हैं, मिनिस्टर लोग जो भी डिमांड करते हैं वो
डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टडी कमेटी प्रिपेयर करके है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट आर सबमिटेड टू द हाउस, प्रिपेयर करके उसको हाउस में पेश कर देता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस सिर्फ आपको याद करके रखना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक प्रोसेस में याद करके रखिए कौन प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, अर्लीस्ट से लेटर तक दे सकता है यूपीएससी। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में देखिए वैसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए वोटिंग ऑन डिमांड होता है, डीआरएसी रिपोर्ट आर टेबल इन द हाउस में पेश किया जाता है। डिस्कशन टेक प्लेस ऑन दिस रिपोर्ट। ठीक है, वेरियस कट मोशन आर यूज, वेरियस कट मोशन, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, उसके लिए उतना पैसा चाहिए, ये वाला जो क्लोजर मोशन। ठीक है, द डिमांड फॉर ग्रांट आर अप्रूव। ठीक है, उसके बाद देखिए वोटिंग ऑन डिमांड, कट मोशन। देखिए ये तीनों कट मोशन आपको डिफिनेशन याद करके रखना है। ठीक है, तीनों कट मोशन देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक कट मोशन। ठीक है, इकोनॉमी रिप्रेजेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जैसे बेकार काम के लिए पैसा मांग रहा है मिनिस्टर, ये काम के लिए तो वो काम के लिए। ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बेकार काम के लिए मांग रहा है, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक कट मोशन। ठीक है, इफ अगर ये पास होता है तो डिमांड में भी रिड्यूस फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, जैसे कोई बेकार काम के लिए मांग रहा है कोई पैसा, जैसे 1 लाख करोड़ मांगे, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करके कम किया जाएगा। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक कट मोशन में अगर पास हुआ तो रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, रिड्यूस स्पेसिफिक अमाउंट को तक कर दिया जाएगा, जैसे 10,000 करोड़ से 5,000 करोड़ तक। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए टोकन कट मोशन। ठीक है, इज टू वेंटिलेट ग्रेवांस अगेंस्ट द स्पेसिफिक स्कीम। ठीक है, अगर स्कीम के खिलाफ कोई धंधली वगैरह हुआ पता चला तो उसको देखिए, अगर टोकन का मोशन पास होता है तो सिर्फ आपको याद करके रखना है। देखिए इकोनॉमिक कट मोशन में स्पेसिफिक अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कम किया जाएगा, लेकिन टोकन कट मोशन में पूरा 100 रुपीज। ठीक है, जितना भी मांगेंगे, लेकिन 10,000 करोड़ है तो उसको घटाकर 100 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, ये अगर पास हुआ, दिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, टोकन कट मोशन है, पॉलिसी कट मोशन है। पॉलिसी कट मोशन अगर पास हुआ तो डिमांड जो भी रहेगा, जैसे पकड़ लीजिए 10,000 करोड़ है तो उसको घटा के 1 रुपया कर दिया जाएगा। ठीक है, जबकि टोकन कट मोशन में 100 रुपया, ये फैक्ट जरूरी है। ठीक है, ये 100 रुपया लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 रुपया लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सो डिस अप्रूवल अगेंस्ट द अंडरलाइंग बजट पॉलिसी। ठीक है, अगर ये पास होता है तो पॉसिबल नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग मोशन पढ़ चुके हैं, जाकर देख लीजिए। कोई भी पार्लियामेंट का ऐसा चैप्टर नहीं है जो छूटा होगा। ठीक है, सिर्फ मेंस वाला स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो सिर्फ मेंस के लिए जरूरी है, वो हम लोग मेंस के क्वेश्चन आंसर, जैसे टेस्ट सीरीज होता है ना, टेस्ट सीरीज के जरिए वो हम लोग सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेगा, आपको आइडिया भी मिल जाएगा, मेंस के आंसर के फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप खुद से आंसर लिख भी पाइएगा। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विड्रॉल। ठीक है, पैसा निकालना। देखिए इसमें क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट होता है कि जितने भी मिनिस्टर वगैरह डिमांड किए हैं, ये पैसा वो पैसा, ये स्कीम का पैसा वो स्कीम का पैसा। उसके बाद देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर रहता है। चार्ज एक्सपेंडिचर पहला वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों को मिलाकर होता है अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, देखिए अप्रोप्रिएशन बिल में नो मॉडिफिकेशन आर परमिटेड इन अप्रोप्रिएशन बिल, ये स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकता है। ये देखिए पूरा स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। ठीक है, नो मॉडिफिकेशन आर परमिटेड इन अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, मॉडिफिकेशन जो आएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल में याद करके रखना है, इसमें क्या रहता है, डिमांड फॉर ग्रांट रहता है, चार्ज एक्सपेंडिचर रहता है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइनेंशियल बिल, अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइनेंशियल बिल, कंटेंट टैक्स प्रपोजल, आईटी का कॉर्पोरेट टैक्स का रेट क्या होगा। ठीक है, इकोनॉमी में देखिएगा जब भी बजट पेश किया जाता है तो टैक्स का रेट जो होता है वो चेंज किया जाता है। ठीक है, कैन बी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और अमेंडेड। इसका जो फाइनेंशियल बिल होगा वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में ये रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है, ये एक्सेप्ट भी किया जाता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। देखिए अगर ये फाइनेंशियल बिल अगर पास हो गया, ठीक है, एक बार पास हो गया तो बजट का जितना भी प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बजट का जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल बिल के पास होने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एक्ट है, देखिए प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931। ठीक है, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 क्या करता है, ऑथराइज द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को ये पावर प्रोवाइड करता है तो कलेक्ट टैक्स एट द न्यू रेट फॉर 75 डेज पेंडिंग द पैसेज ऑफ द फाइनेंशियल बिल। ठीक है, अगर फाइनेंशियल बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो ये एक्ट जो है ये गवर्नमेंट को इतना पावर प्रोवाइड करता है कि 75 दिन तक वो कोई नया रेट पर भी
टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाना पड़ेगा ना, फाइनेंशियल बिल पास नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो ये एक्ट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के पास पावर कि जब तक नया टैक्स फिक्स नहीं हो जाता, फाइनेंशियल बिल पास होगा तब ना नया जो है रेट फिक्स होगा, तो रेट जब तक फिक्स नहीं होगा कोई भी रेट पे वो पैसा वसूल सकते हैं, ठीक है, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही आपको याद करके रखना है। उसके बाद देखिए बजटरी टर्म याद करके रखना है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, एडिशनल ग्रांट क्या होता है, ये सबसे डिफिनेशन से क्वेश्चन आया, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट से क्वेश्चन आ गया, ये सबसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अमाउंट सेक्शन बाय द लोकसभा टिल बजट इज इलेक्टेड, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है अमाउंट सेक्शन बाय द लोकसभा टिल बजट इज इलेक्टेड 1/6 ऑफ द टोटल डिमांड, जितना भी डिमांड किया जाता है उसका 1/6 दिया जाता है जब तक कि बजट पास नहीं हो जाता, ठीक है। पकड़ लीजिए जैसे 1 फरवरी को अनाउंस हुआ बजट का, और पकड़ लीजिए 30 फरवरी तक बजट, ठीक है, इनेक्ट होगा, पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक 1 फरवरी से लेकर 30 तारीख तक पैसा कहाँ से आएगा, वोट एंड अकाउंट के जरिए, ठीक है। वोट एंड अकाउंट जो पैसा प्रोवाइड करेगा वो इस 1 महीना तक चलेगा, उसके बाद बजट पास हो जाएगा तो उससे काम चलेगा, ठीक है। देखिए एडवांस दिया जाता है, ठीक है, बजट को इनेक्ट करने से पहले एडवांस दिया जाता है 2 मंथ का एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम 2 मंथ का एक्सपेंडिचर दिया जाता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट का होता है अमाउंट ऑथराइज जो होता है वो इनसफिशियंट होता है, जैसे कोई काम के लिए लगा वहाँ पे 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ लगा और पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया है 50 करोड़, ठीक है, तो 100 करोड़ लगा तो वो पैसा कहाँ 50 करोड़ कहाँ से आएगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए आएगा, ठीक है। और अमाउंट ऑथराइज जो होगा वो इनसफिशियंट है, ठीक है, जितना ऑथराइज किया गया है पार्लियामेंट के जरिए वो सफिशियंट नहीं है वो काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिशनल ग्रांट, एडिशनल एक्सपेंडिचर और न्यू सर्विस नॉट अ पार्ट ऑफ द बजट, ये बजट का पार्ट नहीं है, याद करके रखना है एडिशनल ग्रांट, ठीक है। ये जो पैसा होता है, ये देखिए ये जो पैसा होता है ये दोनों पैसा किसमें से करता है, कॉन्टेंजेंसी फंड, ठीक है, कंसोलिडेट फंड से नहीं करता है ये पैसा। आर्टिकल 266 जो है कंसोलिडेट फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 267 कॉन्टेंजेंसी फंड ये, ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही चलता है कॉन्टेंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है वो जो होता है पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन से उसमें से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और दो ग्रांट है, देखिए यहाँ पे एक्सेस ग्रांट जो होता है मनी स्पेंट इज ग्रेटर देन द अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था 100 करोड़, 100 करोड़ अप्रूव किया था, 110 करोड़ अप्रूव वहाँ पे लग गया है, तो ठीक है, वहाँ पैसा कहाँ से लिया जाएगा, एक्सेस ग्रांट के जरिए पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। उस टर्म का नाम है जो वो 10 रुपये जो दिया जाएगा ना, एक्सेस जो एक्सेस खर्च हुआ है, ज़्यादा खर्च हुआ है, उसी को बोला जाता है सक्सेस ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, ठीक है। वोट ऑन क्रेडिट मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है, कोई काम पड़ गया अचानक से अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद देखिए री अप्रोप्रिएशन शिफ्टिंग मनी फ्रॉम वन हेड टू अनदर, इसमें कुछ नहीं किया जाता, ये सब आपको रटना ही है, बार बार रिवीजन करना है तभी जाकर ये सब याद होगा, ठीक है। मैंने भी बहुत बार रिवीजन किया है तब जाकर ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको पूरा जहन में रखना नहीं है, सिर्फ इतना याद करके रखना है कि प्रीवियस क्वेश्चन आए यूपीएससी के एग्जाम में तो सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है, देखिए इंटरिम बजट वो होता है ना सही से इलेक्शन ईयर में, इलेक्शन जब भी होता है 5 साल बाद मई का महीना में एग्जाम होता है, मई का महीना में इलेक्शन होता है, ठीक है, मई का महीना में इलेक्शन होता है, बजट पेश होता है फरवरी में, ठीक है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और लगभग 20, 22, 25 ऐसे मई को इलेक्शन होता है, तो 1 फरवरी से लेकर मई तक जो है इंटरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो पूरा फुल ईयर का बजट पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट चेंज भी हो सकता है, इसीलिए वो जो गवर्नमेंट रहता है रेगुलर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सीट पे बैठा हुआ है वो गवर्नमेंट जो होता है इंटरिम बजट पेश करता है। इंटरिम बजट में क्या होता है, देखिए इंटरिम बजट में वो ज़्यादातर खास करके कोई भी मेजर पॉलिसी चेंज दैट कैन इन्फ्लुएंस द वोट बैंक इन अनफेयरली, ठीक है, तो ऐसा कुछ पास वगैरह नहीं करते हैं जिससे ज़्यादा पैसा खर्च हो, ठीक है, इसीलिए रेगुलर गवर्नमेंट ये इंटरिम बजट पेश करता है। देखिए बजट प्रेजेंटेड बाय द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, इनकम्बेंट और रेगुलर करंट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर, ठीक है, इलेक्शन ईयर के सिर्फ टाइम पे ही इंटरिम बजट किया जाता है। देखिए इट कंटेंट डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी एक्सपेंस expense to be incurred and every rupee to be earned through the tax in the coming few month, ठीक है, coming few month लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 1 फरवरी से लेकर मई तक का जब तक का इलेक्शन है, ठीक है, अंटिल द न्यू गवर्नमेंट कम इनटू पावर, जब तक कि इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं, इलेक्शन तो हो जाता है जब तक रिजल्ट 14-15 दिन में रिजल्ट आता है, रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक का, ठीक है। इंटरिम बजट समझ में आ गया। इंटरिम बजट से देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, देखिए वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट दोनों से, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन आया। देखिए प्रोविजन ऑफ द वोट ऑन अकाउंट,
इट यूज बाय ए रेगुलर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इंटरिम बजट क्या दूसरा गवर्नमेंट करती है, ये भी रेगुलर गवर्नमेंट ही करती है। यहाँ पे देखिए केयर टेकर लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद देखिए वोट एंड अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बजट। ठीक है, वाइल द इंटरिम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर और रिसीव। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बजट है तो एक्सपेंडिचर और रिसीव दोनों की बात करेगा। ठीक है, यहाँ वोट एंड अकाउंट जो होता है वो एडवांस दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो सिर्फ एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, वोट एंड अकाउंट और जितना भी वोट टर्म है वो टर्म सब जो है वो एक्सपेंडिचर की बात करता है, रिसीव की बात नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। देखिए लीडर ऑफ विच एवर हाउस ही इज एन एमपी ऑफ। कोई भी हाउस का लीडर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस हाउस का एमपी होना चाहिए। वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। बाकी दूसरा हाउस में जो होता है प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, दूसरा हाउस का देखिए ये लोकसभा का हेड है। ठीक है, लोकसभा का लीडर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये राज्यसभा का लीडर है पीयूष गोयल। कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर इसको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ही एक्ट एज ए स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस एंड रिप्रेजेंट the house on ceremonial function. He maintained the coordination between different party। ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में, बहुत सारे पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विथ रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिजनेस ऑन मैटर ऑफ द एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन वाला वीडियो देखना है तो पहले वाला वीडियो जाकर देखिए, पार्लियामेंट का फर्स्ट वाला वीडियो, वहां पे मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो स्टेचुटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, स्टेचुटरी पोस्ट क्या होता है? पार्लियामेंट के जरिए एक्ट बनाया जाता है, उस एक्ट के जरिए जो बॉडी लाया जाता है उसको बोला जाता है स्टेचुटरी पोस्ट। ठीक है, देखिए सेम रैंक एज द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर का जो रैंक रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का रैंक भी सेम होता है। देखिए फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन 1961 में बना था, कौन था? राम सुभाष सिंह। 2024 का क्वेश्चन देखिए, 2024 का क्वेश्चन जाकर देखिए, यही वाला स्टेटमेंट जो ब्लू कलर के लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन राम सुभाष सिंह, वहाँ पे दूसरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, ही शुड बी ए मेंबर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ अपोजिशन है, रूलिंग पार्टी का नहीं है, अपोजिशन पार्टी का है। ठीक है, मेंबर तो होता ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। He should be a leader of party in the opposition with a greater numerical advantage। ग्रेटर न्यूमेरिकल एडवांटेज का मतलब होता है दूसरा जो देखिए तीन चार पार्टी लड़ रहे हैं, तो तीन चार पार्टी में एक तो जीत गया, जैसे एक को 50 सीट मिले जीत गया, दूसरे को 30 मिला, 20 मिला, 10 मिला, 5 मिला। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा जो रहेगा वही लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मवलंकर रूल क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ मेन ऑपोजिशन पार्टी to be officially recognized as the such must be equal to the quorum of the house। quorum of the house का मतलब होता है 10%। ठीक है, 10%। 543 नंबर है लोकसभा में, तो 543 का 43 नंबर। ठीक है, 55 लोकसभा में, 25 राज्यसभा में, ये हो गया। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में खास करके बोलूंगा मेंस वाला टॉपिक है, लेकिन देखिए स्पेशल राइट जैसे इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उसी तरह पार्लियामेंट के मेंबर को भी बहुत बड़े मेंबर होते हैं। ठीक है, लोकसभा के संसद संभालते हैं, तो उनको तो कुछ स्पेशल चीजें दी जाएगी ना, तो ये स्पेशल राइट दिया जाता है, एडवांटेज दिया जाएगा, बेनिफिट कन्फर्म ऑन द लेजिस्लेचर। ठीक है, स्पेशल इम्यूनिटी एंड कॉन्सेंसस इंजॉय बाय द लेजिस्लेटर इंडिविजुअली एंड द हाउस कलेक्टिवली टू फैसिलिटेट देयर वर्क। ठीक है, काम को अच्छा करने के लिए उनको कुछ इम्यूनिटी एंड कंसेशन दिया जाता है। ठीक है, कि हाउस में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को से पूछने से पहले। ये सब उतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, याद करके देखिएगा, सिर्फ इतना काफी है। रीजन हाउस कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इफिशिएंटली एंड फेयरलेसली। ठीक है, मेंटेन डिग्निटी, ऑथोरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए स्पेशल पावर लोकसभा के पास स्पेशल क्या और क्या है? आर्टिकल 75 वाला। ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन सिर्फ लोकसभा में होता है। बहुत सारे मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंश्योर मोशन है, एडजर्नमेंट मोशन है। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन है, चार तरह का मोशन है जो सिर्फ लोकसभा में होता है। यहाँ पे दो लिखा हुआ है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, और एक होता है ट्रस्ट वोट। ठीक है, ट्रस्ट वोट या फिर कॉन्फिडेंस मोशन।
ये हो गया। उसके बाद देखिए सुपीरियर पावर विथ रिस्पेक्ट टू द मनी बिल, ठीक है। मनी बिल जो होगा वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मनी बिल का पावर जो है सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ भी नहीं हो सकता। मनी बिल सिर्फ राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो 14 दिन सिर्फ लेट कर सकता है, ठीक है, डिले कर सकता है 14 दिन के लिए। सुपीरियर पावर विद रिस्पेक्ट टू द जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का बैठता है, क्यों, किसमें बैठता है, लोकसभा में बैठता है, ठीक है, न्यूमेरिकल एडवांटेज, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का होता है, लोकसभा का रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग में जो होते हैं दोनों मेंबर होते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, लेकिन ज्यादा मेंबर किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है, ठीक है, प्रेसाइड करता है। उसके बाद लोकसभा का रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। सुपीरियर पावर विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट सिटिंग। उसके बाद देखिए प्री मेच्योर विथड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को रोकने का काम किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक है। राज्यसभा के रिवोक करने का पर राज्यसभा के पास नहीं है। रिवोक मतलब होता है रोकना, नेशनल इमरजेंसी चल रहा है तो उसको रोकना का, ठीक है, सिर्फ लोकसभा के पास है, याद करके रहिए। उसके बाद देखिए डोमिनेंस ऑफ इट्स मेंबर इन ऑल जॉइंट कमेटी, ठीक है, कुछ कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर है, ठीक है, जैसे कि एस्टीमेट कमेटी सिर्फ लोकसभा के मेंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर है, ये आप मेंस के लिए पढ़ना है, ये आप प्री के लिए नहीं देखिएगा, ठीक है, 1 महीना बाकी है प्री का, यहाँ पे फोकस कीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक में। देखिए नो सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, परमानेंट चैम्बर है, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में, ठीक है। 6 साल का टर्म होता है, टीनर ऑफ इंडिविजुअल एमपी 6 साल का होता है। नो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन वाला से बहुत सारा स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। देखिए इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, इनिशियल हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। प्रोसेस जो होता है वो किसमें होता है, सिर्फ राज्यसभा में होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। यहाँ से क्वेश्चन बनाया ना, ठीक है, क्वेश्चन मैंने दिखाया था वाइस प्रेसिडेंट जब डिस्कस किया था, सेकंड वाला वीडियो जाकर देखिए जिसमें एग्जीक्यूटिव का पार्ट 2 है। देखिए आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के पास किसके पास पावर है, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। आर्टिकल 249 लोकसभा स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने का पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है, ठीक है। ये सब स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा है, याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए राज्यसभा इज द इक्वल पावर विद रिस्पेक्ट टू द लोकसभा, 2020 का क्वेश्चन है। देखिए मैटर फॉर क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस किसके पास है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया राज्यसभा के पास है, ठीक है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट किसके पास है, लोकसभा के पास है, ठीक है। मेकिंग कट मोशन किसके पास है, लोकसभा, ये मैंने नहीं डिस्कस किया था। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के पास सेम पावर होता है, दोनों हाउस में सेपरेटली बिल पास किया जाता है, प्रेसिडेंट का परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को है मस्ट असेंट देना पड़ता है, कौन सा अमेंडमेंट के जरिए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, याद करके रखिएगा। तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो मस्ट जो है असेंट देंगे, असेंट माने सिग्नेचर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ये हो गया। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होते हैं, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट के जरिए में रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट का, और पार्लियामेंट में रिमूव किया जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड कैन रिमूव बाई देम, पीपल के जरिए थोड़ी इलेक्ट किया जाता है, एमपी जो होता है पीपल के जरिए इलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट नहीं, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव, पार्लियामेंट के जरिए चूज किए तो किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के जरिए रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट वोट, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब क्या होता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करने के प्रोसेस है, ठीक है, कि अगर पास होगा तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, ठीक है। 10th शेड्यूल, यहाँ पे देखिए 10th शेड्यूल लिखा हुआ है ना, यही एक लाइन से क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ का लाने का सबसे बड़ा कारण है, कारण एक देख लीजिए, कारण जो है ये रीजन जो है लाने का, एंटी डिफेक्शन लॉ लाने का ये रीजन लिखा हुआ है, मेंस के लिए जरूरी है, प्री के लिए मैं ही बोलूंगा, ये पढ़िएगा। देखिए करप्शन बहुत ज्यादा, इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ वोट, पॉलिटिकल पार्टी आर
रिड्यूस टू कैजुअल एंड इनफॉर्मल परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इधर उधर भटकते रहते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी, आयाराम गयाराम का नाम सुने हैं ना। ठीक है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वो पार्टी रूलिंग पार्टी है तो उस पार्टी में चले जाओ, वहां से हार गए तो फिर इस पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, रूलिंग पार्टी में क्योंकि ज्यादा पावर रहता है इसलिए बहुत सारे एमपी ऐसे करते हैं, पैसे लेकर भी बेचा जाते हैं एमपी, आपने सुना होगा। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया है। कब लाया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया है 1985 में। ठीक है, 1885 में इसको ऐड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करके रखिएगा। प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन किस में लगेगा? देखिए आर्टिकल 102 में एमपी के लिए डिफेक्शन है, आर्टिकल 191 के लिए एमएलए और एमएलसी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 102 और मेंबर ऑफ एमएलए और एमएलसी के लिए आर्टिकल 191। ठीक है, 10 शेड्यूल याद करके देखिए, शेड्यूल से क्वेश्चन आया। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, 2 बार क्वेश्चन आया, 2014 में भी आया है, 1998 में भी एक बार क्वेश्चन आया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया देखिए, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2022 में एक आया है। उसके प्रोविजन देख लेते हैं, प्रोविजन बहुत जरूरी है। देखिए प्रोविजन, प्रोविजन 3 प्रोविजन है। देखिए, member of political party, ठीक है, a member of the house belonging to any political party become disqualified for being a member of the house if, ठीक है, अगर ये 3 चीजें करता है तब ये और ये 3 चीजें। ठीक है, वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर कोई भी जैसे मान लीजिए बीजेपी का मेंबर है, ठीक है, बीजेपी से अगर हटता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, वॉलंटरी गिव अप, अपना पार्टी का मेंबरशिप छोड़ देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। और डिस्क्वालिफिकेशन था आर्टिकल 102 वाला, आर्टिकल 102। ठीक है, आर्टिकल 102 वाला डिस्क्वालिफिकेशन याद है ना। ठीक है, पागल वाला, इनकेपेसिटी और मिसबिहेवियर, नहीं, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी वाला, और क्या, नॉट ए सिटीजनशिप, नॉट ए सिटीजन वाला। 3 प्रोविजन है आर्टिकल 102 में, याद करके। इफ ए वोट, इफ ही वोट्स एंड abstain from voting in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of the such party, and such act has not been condemned by party within 40 days। ठीक है, अगर देखिए ये क्या बोला है, ये थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है विप, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है विप। ठीक है, अगर विप का यूज करता है कोई भी पार्टी थर्ड लाइन विप पर, थर्ड लाइन विप यही होता है। ठीक है, विप अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर बाद, नेक्स्ट स्लाइड में विप है। ठीक है, विप को फॉलो करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। थर्ड लाइन विप क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट मेंबर, इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस बिकम डिस्क्वालीफाई टू रिमेन ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर देखिए, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, इलेक्शन से पहले वो ज्वाइन करता है तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी जो है, कोई भी मेंबर हो सकता है इंडिपेंडेंट पार्टी का, तो वो अगर इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वॉलंटरी गिव अप करता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 3 लाइन विप को फॉलो किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, 3 लाइन विप यही पे लिखा हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए विप क्या है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विप जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन है, बोरो फ्रॉम द यूके। ठीक है, यूके से बोरो किया गया है। 3 तरह के विप होते हैं, देखिए फर्स्ट लाइन विप, सेकंड लाइन विप, थर्ड लाइन विप। देखिए इनफॉर्मल मेंबर, जैसे फर्स्ट लाइन विप है, देखिए फर्स्ट लाइन विप क्या कहता है कि आप देखिए, जैसे आप अपने फ्रेंड को एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आपका फ्रेंड है राहुल। ठीक है, राहुल को आपने बोला कि राहुल कल वोट है। ठीक है, वोट है, सिर्फ आपको बोला कल वोट है। ठीक है, वोट है, सिर्फ आपने उसको जना दिया कि कल वोट है। सेकंड लाइन विप क्या कहता है, आपने राहुल को बोला, फर्स्ट लाइन बोला कि राहुल कल वोट है और कल तुमको मस्ट अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये थर्ड सेकंड लाइन विप हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन विप क्या कहता है कि आपने राहुल को बोला कि राहुल कल वोट है, तुमको अटेंड भी करना है और कौन सा, बीजेपी में तुमको वोट देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 लाइन विप हो गया। इसी को अगर वॉयलेट कोई करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कभी जो है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट में बहुत अरसों से फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इशू बाय द पार्टी टू ऑल इट्स लेजिस्लेटिव मेंबर, ठीक है, टू वोट ऑन प्रपोजल इन द लेजिस्लेचर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में देगा। देखिए चीफ विप,
is responsible for the administering the VPing system. ठीक है, that ensure that the member of the party attend and vote in parliament as a party leadership desire. ठीक है, पार्टी के लीडरशिप के अकॉर्डिंग वो वोट दे सके, इसीलिए व्हिप गेटिंग कहा जाता है। चीफ व्हिप उसी को कहा जाता है, थर्ड लाइन व्हिप को। ठीक है, थर्ड लाइन व्हिप को ही चीफ व्हिप कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज चीज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन और एक तरीका से होता है। देखिए, अगर नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर, देखिए जब तक नॉमिनेटेड मेंबर अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, अगर 6 महीना के अंदर, ठीक है, 6 महीना के अंदर अगर कोई भी पार्टी वो ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर 6 महीना बाद वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में वही दिया हुआ है, प्रीवियस का जो क्वेश्चन आया है उसमें वही दिया हुआ है। देखिए देखिए, नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना के अंदर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। जब तक जिस, देखिए आज 1 अप्रैल को वो चुनाया है, आज कितना तारीख है, आज है 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल है, 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर वो कोई भी 23 अप्रैल से 6 महीना के अंदर आज उसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, नॉमिनेट किया गया, 6 महीना के अंदर वो चाहे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 महीना के बाद वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए विद इन 6 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लॉ कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना कि इतना दिन के अंदर तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं। उसके बाद देखिए, कुछ पोस्ट को एक्सेप्शन है कि डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, कौन सा पोस्ट को, देखिए, इफ ए मेंबर of the house shall not be disqualified where he is originally political party merges। ठीक है, अगर उसका ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज हो जाता है दूसरे के साथ, जैसे देखिए तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस अगर बीजेपी के साथ मर्ज हो रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन उसके मेंबर को नहीं होगा। ठीक है, उसका मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसका पूरा पार्टी मर्ज हुआ है। ठीक है, पार्टी अगर मर्ज नहीं हुआ है, तृणमूल कांग्रेस का कोई एमपी अगर दूसरा पार्टी में चला गया तब डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। ठीक है, पूरा पार्टी अगर ज्वाइन होगा तो नहीं होगा। ठीक है, विथ another political party and either he or she has become a member of such other political party। ठीक है, और न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म बाय द सच मर्जर। ठीक है, कुछ मर्जर जो है वो जुड़ गए हैं, कुछ मर्जर बाकी जो बचे हुए हैं वो नया पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगा। हैज नॉट एक्सेप्टेड और मर्जर एंड ऑप्टेड टू द फंक्शन एज ए सेपरेट ग्रुप। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद करके रखिएगा, ये याद करने वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रेसाइडिंग ऑफिसर एंड डिप्टी प्रेसाइडिंग ऑफिसर कैन डिजाइन विथ नॉट बी डिस्क्वालीफाई। ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में कवर नहीं किया गया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ में सिर्फ एमपी कवर किया गया, प्रेसाइडिंग ऑफिसर नहीं कवर किया गया, प्रेसाइडिंग और डिप्टी प्रेसाइडिंग दोनों। ठीक है, देखिए स्प्लिट अगर टूट जाता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अलाउ एटलीस्ट 1/3 लेजिस्लेचर हैव लीव पार्टी नॉट डिस्क्वालीफाई। अगर देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका 33% मेंबर, जैसे 100 मेंबर है, उसके 33 मेंबर अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देते हैं, छोड़कर दूसरा पार्टी फॉर्म करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, स्प्लिट होता है, मर्जर होता है, 1/3 अगर होगा। ठीक है, 2/3 मर्ज हो गया, एक 1/3 अगर टूट के अलग पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिसाइडिंग ऑफिसर अथॉरिटी कौन है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है फॉर प्रेसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड। यहीं से क्वेश्चन आया है, देखिए ये लिखा हुआ वर्ड से क्वेश्चन आया है। ठीक है, वहाँ पे देखिए है डिसीजन, प्रेसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जो होता है फाइनल होता है, नो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन रहता है वो कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, जुडिशियरी उसमें चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए बहुत सारे 2-3 केस है रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। सिर्फ आप केस याद करके रखना प्री के लिए कि क्यों, तो होलोहन केस किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। ठीक है, डिसीजन ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, विप इन 3 केसेस ओनली। ठीक है, आइडियली नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ट्रस्ट वोट प्रपोजल विच आर रिलेटेड टू द पार्टी इलेक्शन मैनिफेस्टो। उसके बाद देखिए KM सिंह केस में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर शुड बी डिसाइडेड आइडियली विद इन 3 मंथ इन एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शनल सीजन।
रीजन, ठीक है, कोई कारण नहीं रहेगा तो 3 महीने के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड कर देना होगा। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के.एम. सिंह ने कहा था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कहा था कोई भी टाइम फ्रेम लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वही से आया है, देखिए देखिए द लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। लॉ नहीं प्रोवाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। उसके बाद देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी में जो जो इंपॉर्टेंट कमेटी है उसके प्रोविजन जो प्री में आ सकते हैं वही हम लोग देखेंगे। देखिए ये डिफिनेशन याद करके रखिए, ये मेंस के इंट्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी इज ए ग्रुप ऑफ एमपी अपॉइंटेड बाय वन और बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू अंडरटेक सर्टेन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। ये किया दोनों हाउस में से कुछ मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, कैबिनेट कमेटी से भी ऊपर है पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। कुछ कमेटी को मेंबर को अपॉइंट किया जाता है कोई स्पेसिफिक टास्क को, एक स्पेसिफिक काम को, कोई खास काम को करने के लिए, ठीक है। कुछ एमपी को चुना जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या है देखिए कैबिनेट कमेटी का, इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। इसमें अपॉइंट भी किया जा सकता है, इलेक्ट भी किया जा सकता है हाउस से, या फिर स्पीकर और चेयरमैन के लिए नॉमिनेट भी कर दिया जा सकता है मेंबर को, ठीक है। अंडर वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर के डायरेक्शन में काम करेगा और चेयरमैन राज्यसभा का चेयरमैन के डायरेक्शन में, ठीक है। प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। हाउस में पेश करेंगे या फिर स्पीकर और चेयरमैन ही हेड होते हैं हाउस के, ठीक है। हाउस में ज़्यादातर काम देखते हैं स्पीकर और चेयरमैन ही करते हैं, इसलिए उन्हीं के पास पेश करना पड़ेगा। हैज़ ए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रोवाइड करता है कौन? कैबिनेट कमेटी, ठीक है। टाइप देखिए दो तरह के करार होते हैं, एडहॉक कमेटी, एडहॉक का मतलब है टेम्पररी, कोई स्पेसिफिक काम के लिए इसको बनाया जाता है फिर इसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। टेम्पररी होता है स्पेसिफिक पर्पस, सीज टू एग्जिस्ट वन द टास्क इज ओवर, ठीक है। स्टैंडिंग क्या होता है? स्टैंडिंग का मतलब होता है परमानेंट, फॉर एवरी ईयर, ठीक है। हर साल इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है। 6 तरह के होते हैं कौन? स्टैंडिंग कमेटी 6 तरह के होते हैं, वो सबका नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंबरशिप के बेस पे 2 तरह के होते हैं, एक टाइम के हिसाब से 2 तरह के, ठीक है, परमानेंट और एडहॉक। एक मेंबरशिप के हिसाब से एडहॉक, ठीक है। मेंबरशिप के हिसाब से भी 2 होते हैं, सिलेक्ट कमेटी जिसमें से एक हाउस में से सिर्फ एक हाउस का मेंबर रहेगा, ठीक है। और एक होता है ज्वाइंट जिसमें दोनों हाउस के मेंबर होते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, डीआरएससी है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी है जो सिर्फ 30 मेंबर जो होते हैं सिर्फ लोकसभा के होते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कमेटी उसी को कहा जाता है, सिर्फ मेंबर जो होते हैं, ये याद करने की जरूरत है, ये दोनों पॉइंट आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 तरह की कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, कमेटी ऑन इंक्वायरी है, ठीक है। कमेटी ऑन स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल है, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी, देखिए फाइनेंशियल कमेटी में भी 3 कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, कमेटी रिलेटेड टू द पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है। इवेल्युएट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को देखता है ये, ठीक। पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया है, एस्टिमेट कमेटी से भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ये दोनों से मैं प्रीवियस में क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1921 में। 1921 में 1921 में किसके रिकमेंड से? 1919 1919 के रिकमेंडेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मॉन्टेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। प्रीवियस में क्वेश्चन देखिएगा, मैंने जो वर्ड कहा मॉन्टेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म, वहां से क्वेश्चन आया है कि किस एक्ट को मॉन्टेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म कहा गया है, ठीक है। वहां पे 4 ऑप्शन थे, वहाँ पे एक सही सही होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग रिकमेंड से 1921 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसके मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 22 में से देखिए 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए इसको चुना जाता है, ठीक। डायरेक्ट इलेक्शन किस में होता है? लोकसभा में होता है, ठीक है। राज्यसभा में भी यही इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी मेंबर्स को चुनने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 1 साल का टीनर होता है, हर साल इसको क्रिएट किया जाता है। इसका चेयरमैन, देखिए चेयरमैन जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फंक्शन देखिए क्या काम करता है? एग्जामिन एप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जामिन द सीएजी रिपोर्ट, यही 2 काम है। मेन फंक्शन जो है ये याद करके रखना है। देखिए पर्पस क्या है? डिस्क्लोजर लीगल एंड टेक्निकल इरेगुलरिटीज, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड स्कीम को
जाहिर करने में मदद करता है। ठीक है, इसके यहाँ याद करने की जरूरत है, कब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, मेंबर याद करने की जरूरत है, इलेक्शन याद करने की जरूरत है, टीनर याद करने की जरूरत है, और चेयरपर्सन अपोजिशन पार्टी का होता है वो, और एक फंक्शन। ये नहीं भी याद करेगा रखिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एस्टीमेट कमेटी कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी है। ठीक है, चेयरपर्सन जो होता है एस्टीमेट कमेटी का वो रूलिंग पार्टी का होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो होता था वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर था। ठीक है, कभी ये भी 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सेटअप किया गया था। मेंबर जो होते हैं इसके 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी का सिर्फ लोकसभा से ही 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। ये क्या करता है, देखिए एस्टीमेट कमेटी, ये जो है ना एस्टीमेट कमेटी जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जितना वर्क होता है वही को देखता है। यहाँ पे देखिए वही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखा लिखा हुआ था। ठीक है, एग्जामिन बजट एस्टिमेटेड, दिस कमेटी स्क्रूटिनाइज बजट एस्टिमेटेड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सजेस्ट इकोनॉमिक एंड ऑपरेशन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है ना वही देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितना भी काम होगा वही देखेगा। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड काम लिखा हुआ है। ठीक, याद करके सिर्फ इतना रखना है कि एस्टीमेट कमेटी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामला को देखता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड मामला को देखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस। ठीक है, सीएजी भी फाइनेंस से रिलेटेड है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद देखिए 2007 में एक क्वेश्चन आया है। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या कोई भी हो, सबको कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, ये तो साफ हो गया। देखिए द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कंप्राइजेस मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड फ्यू इमिनेंट पर्सन। यहाँ पे इमिनेंट पर्सन कहाँ से आ गया, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा से कितना, राज्यसभा से कितना, 7, टोटल कितना, 22। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ओनली 1। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, देख लीजिएगा एक बार। देखिए उसके बाद कमेटी का देखिए मेंबर देख लीजिए, और यहाँ पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले ऊपर है पब्लिक अकाउंट कमेटी, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। चेयरमैन कौन होता है, अपोजिशन पार्टी का। ये लिस्ट याद करके रखिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी देखिए सिर्फ लोकसभा से 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, ओनली इन लोकसभा। रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है चेयरपर्सन। उसके बाद देखिए पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, 31 मेंबर है इसके। प्रेसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, टोटल कितना है, टोटल 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। उसके मेंबर कितने होते हैं, 21 लोकसभा के मेंबर होते हैं, 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, 22 साथ यहाँ पे 29 होगा, सॉरी 29। ठीक है, उसके बाद देखिए पिटिशनर कमेटी, ये सब उतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये चारों आपको याद करने की जरूरत है, ये चारों याद करके रखिएगा, क्वेश्चन जितना भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक 2012 में क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it is the duty of the president of India to cause to be led before the parliament which of the following। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में किसका किसको रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट पेश करते हैं। देखिए सबसे पहले रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करता है, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को हाउस में पेश करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को लेकर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये अपना रिपोर्ट किसको पेश करता है, ये सब काम जितना भी कुछ होगा सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वाला गलत है, उससे एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ये गलत, ये गलत। ठीक है, एक तो सही है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट ऑफ सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट, ये प्रेसिडेंट को पेश करता है। ठीक है, रिपोर्ट टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जितना भी ऐसा कमीशन है स्टेचुटरी बॉडी जितना भी होगा वो सब अपना रिपोर्ट किसको पेश करेंगे, प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को लेकर हाउस में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे बड़ा कमेटी कौन है। देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसमें तो 22 मेंबर होते हैं। कमेटी ऑन एस्टीमेट है, 30 मेंबर होते हैं। कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 29 मेंबर है। ठीक है, कमेटी ऑन पिटिशन, पिटिशन को छोड़ दिए, इन तीनों को देखिए, इसमें सबसे बड़ा है 30। ठीक है, उसके बाद देखिए कमेटी ऑन इथिक्स, देखिए कब स्टेब्लिश हुआ था, 2015 में स्टेब्लिश हुआ था, राज्यसभा में 1997 में, लोकसभा में 2015 में स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एथिक्स कमीशन का फंक्शन क्या है, एथिक्स कमेटी का, ये न्यूज में बहुत बार आ रहा है। इसमें से प्रीवियस ईयर का 2024 में क्वेश्चन भी आया था, लेकिन वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने लायक नहीं था। ठीक है, वो पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, लेट डाउन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर।
ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मेंबर के लिए प्रोवाइड करना, ठीक है। सुपरवाइज द इथिकल एंड मोरल कंडक्ट ऑफ मेंबर, ठीक है। जैसे देखिए ये पार्लियामेंट के मेंबर कुत्ता खिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्लेन मैकेनिज्म, एनी सिटीजन कैन कंप्लेन अगेंस्ट एनी एमपी, ठीक है। एथिक्स कमेटी में कोई भी सिटीजन जो है एमपी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है कि जैसे ये देखिए कुत्ता खिला रहे हैं उसी तरह या आप भी जाकर बोल सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कंप्लेन टू द कमेटी, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास आप जाके कंप्लेन करिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कमेटी के पास सेंड करेगा, एथिक्स कमेटी के पास। देखिए वोटिंग टेक प्लेस, द कमेटी रिपोर्ट इन द हाउस, ठीक है। सस्पेंशन हो सकता है एमपी का, ठीक है। रिप्राइज हो सकता है, एक्सपल्सन हो सकता है, ठीक है। एथिक्स कमेटी का यही जितना लिखा हुआ है इतना याद करके रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो हम लोग देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव एक वीडियो में चलेगा। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये पूरा वीडियो स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा ना, कोई भी आपको ऑनलाइन 40,000 50,000 का ऑनलाइन का क्लासरूम लेने का जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में जैसे 24 क्लास में प्रोवाइड किया गया है, मैं 15 क्लास में ही करा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाया गया है, मैं यहाँ चैप्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर के हिसाब से यूनियन लेजिस्लेचर कम से कम 5 मॉड्यूल था, तो मैंने 3 वीडियो में अपलोड कर दिया, ठीक है। एक वीडियो में दो मॉड्यूल मॉड्यूल हो रहा है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव भी 3 मॉड्यूल था, 3 मॉड्यूल को मैंने 2 वीडियो में अपलोड कर दिया है, यहाँ 5 मॉड्यूल को 3 वीडियो में अपलोड कर दिया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो थैंक यू, बाय बाय।